चैप्टर आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट हुआ था, जिसमें कुछ पॉइंट आपको बताए गए थे। बहुत ही ये छोटा चैप्टर्स है, जिसमें से 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। कुछ पॉइंट बताए थे आपको, कुछ पॉइंट और बता रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकली प्रॉब्लम भी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ देता है। तो आइए देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल जो पूछता है वो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें पूछता है। सपोज कर लीजिए कि हम एक न्यूमेरिकल्स आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, द एम्पलीट्यूड ऑफ oscillating the amplitude of oscillating electric field in electromagnetic wave is 50 volt per meter. 50 volt per meter. What is the oscillating what is the oscillating amplitude of electromagnetic wave? देखिए, एक हमने क्वेश्चन लिखा आपका, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एनुअल एग्जाम में पूछा भी गया है। The amplitude of oscillating electric field in an electromagnetic wave is 50 volt per meter. तो what is the oscillating amplitude of electromagnetic wave? 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे आप? आपको मालूम है कि कल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फार्मूला आपको बताए थे हम कि द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, the ratio between electric field to the magnetic field is equal to the constant, and that constant is equal to the velocity of light. याद करिए, कल प्रॉपर्टीज बताए थे, C is equal to E upon V। तो हम यहां पर स्टेप ले सकते हैं, यहां से आंसर में आपका C is equal to E upon B, तो हम E0 और B0 लिख दे रहे। यहां पर E0 जो हो गया आपका ऑसिलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 50 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम आपका जो है ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसी तरह से B0 मैक्सिमम ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो आपसे वैल्यू पूछा है कि व्हाट इज द ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो C इज इक्वल टू E0 अपॉन B, तो यहां से B0 का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो E0 अपॉन C हो जाएगा, और E0 का वैल्यू आपको दिया है 50 वोल्ट पर मीटर। देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 50 वोल्ट पर मीटर, यानी E0 का वैल्यू आपको दिया गया है 50 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर 8, डिवाइड करने पर आपका ये वैल्यू आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, चलिए अप्रॉक्सीमेट हमने लिख दिया 16.6, और ये रिवर्स होकर के न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10 के पावर -8 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप देखिए, हमने इतना इसको डिवीजन करने पर लिखा। अब अगर हम इस डेसिमल को 1 डिजिट अगर बिफोर इसको ले आते हैं, 1 पॉइंट अगर 66 करते हैं, तो पावर में 1 डिजिट ऐड कर देंगे, क्योंकि हम डेसिमल को राइट से 1 डिजिट इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब पावर में ऐड करेंगे तो -8 में 1 ऐड करेंगे तो -7। इसका मतलब क्या हो गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ द
व्हाट इज द ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी मैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। तो रियल में यहाँ पर B0 जो हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1.66 इंटू 10 के पावर -7, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इन एसआई सिस्टम में आपने स्टडी किया है, टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो याद रखिए 1 मार्क के क्वेश्चन से एग्जाम में इस तरह से पूछे जा सकते हैं या पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। हेलो, साउंड क्लियर जा रहा है आप लोग के पास? यस यस सर। क्लियर? सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछता है एग्जाम में। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका टच करता है एग्जाम में। The oscillating of electromagnetic wave is given by E is equal to 30 sin 2 multiply 10 के पावर 11t प्लस 300 पाई x वोल्ट पर मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, obtain the value of wavelength of electromagnetic wave write the expression for oscillating magnetic field। देखिए ये क्वेश्चन हमने नोट किया ब्लैक बोर्ड पर, आप इसको रीडिंग कर लें। The oscillating of electromagnetic wave is given by equation E is equal to 30 sin in the bracket 2 into 10 के पावर 11t plus 300 pi x वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, इस इक्वेशन पर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है कि obtain the value of wavelength of the electromagnetic wave। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये हमने आपको बता दिया कि किस तरह से उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन इससे टच किया जा सकता है कि इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, इस इक्वेशन पर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे इस पर डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको जो है क्लास 11th में आपने एक इक्वेशन पढ़ा था आप लोगों ने, प्लेन सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। याद होगा आप लोगों को क्लास 11th में आपको बताया गया था प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यानी ड्यू टू मूव द वेव if the medium of particle oscillates simple harmonic motion then the wave is said to be the simple harmonic plane progressive wave। क्लास 11th में पढ़ाया गया था। और वहां पर प्लेन प्रोग्रेसिव
वेव का इक्वेशंस भी डिराइव किया गया था। याद करिए, y इज इक्वल टू ए साइन इन द ब्रैकेट 2 पाई इन y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन द ब्रैकेट t अपान कैपिटल T माइनस x अपान लेमडा। याद करिए, क्लास 11th में ये आपको यहां पर प्लस होगा, अगर राइट साइड में वेव जा रहा है तो प्लस हो जाएगा आपका। याद करिए, क्लास 11th में आपने ये फार्मूला स्टडी किया था आप लोग। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन द ब्रैकेट स्मॉल t अपान कैपिटल T प्लस x बाई लेमडा। डेफिनेशन वहां बताया गया था कि ड्यू टू मूव द वेव इन द मीडियम, if the medium of particle oscillates simple harmonic motion, then the wave is said to be the simple harmonic plane progressive wave, and the equation of plane progressive wave is y is equal to a sin 2 pi in the bracket small t upon capital T plus x by lambda। तो रियल में ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट कंपैरिजन करा देते हैं, और कंपैरिजन कराने के बाद ये जो आपसे वैल्यू पूछा है कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन किस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशंस को हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन टू गिवन इक्वेशन बाय y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन द ब्रैकेट स्मॉल t अपान t प्लस कैपिटल x बाई लेमडा। आप इसे कंपैरिजन करिए आप। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इस इक्वेशंस को यहां पर हम ई की जगह यहां पर ई लिख दिए, और यहां पर हम लिख दे रहे हैं ई जीरो। इस फॉर्म में हमने लिख दिया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशंस, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करती है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। y की जगह पर हमने क्या कर दिया, ई कर दिया। वहां पर ए एम्पलीट्यूड था, तो यहां पर ई जीरो जो हो जाएगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। आपका कैपिटल टी टाइम पीरियड, लेमडा वेवलेंथ। तो हम इसे कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कंपैरिजन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ई जीरो का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 30 है, यहां पर ई जीरो है, तो ई जीरो का वैल्यू हो गया आपका 30 वोल्ट पर मीटर। ई जीरो का वैल्यू हो गया। यहां पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट जो है 300 पाई है, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट लेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट 2 पाई बाई लेमडा, और एक्स का कोफिशिएंट है 300 पाई। लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी पाई से पाई कैंसिल होगा। अब लेमडा का वैल्यू ले जाएंगे, तो लेमडा को इंटरचेंज करेंगे, लेमडा को 300 और 300 को लेमडा की जगह आप ले आइए, रिप्लेस करिए आप, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 अपान 300, ये हो जाएगा वैल्यू। अब इसको हम लिख सकते हैं, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल, इसको आप लिख लीजिए 2/3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, इस तरीके से आप लिखिए इसको। और इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल बढ़ा दीजिए, 3 6 जा 18, 20 में से 18 जाएगा 2, फिर 0 बढ़ा देंगे 20, 3 6 जा 18, फिर आप 0 बढ़ा करके डिवीजन करेंगे तो 3 6 जा 18, इस तरह से आपका इंक्रीज होता जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। हम डेसिमल को 1 डिजिट आगे अगर इंक्रीज कर दे रहे हैं तो इसके पावर में 1 हमको माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 6.66 इंटू 10 के पावर -3। ये लेमडा हो गया आपका, जिसका यूनिट हो जाएगा मीटर। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से इस इक्वेशन से हमने वेवलेंथ का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। आप चाहेंगे तो इसको राउंड अप करके 6.7 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है। इसको रिमूव करके 6 में 1 डिजिट ऐड कर देंगे तो 6.7 इंटू 10 के पावर -3 मीटर।
तो इस तरीके से हमने वेवलेंथ तो निकाल दिया। दूसरा इक्वेशंस आपसे पूछा था कि जब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशंस है तो आपको ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशंस लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे आप ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशंस? तो उसको लिखने के लिए ये स्टेप क्लियर है? बोलिए। हाँ हेलो। सर। हाँ बोलिए। सर एक बार और समझा दीजिए ना। हाँ इधर देखिए, E इज इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10 के पावर 11 t प्लस 300 पाई एक्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया गया है आपको, और कह रहा है कि इस इक्वेशन से आपको वेवलेंथ निकालिए, और साथ ही साथ जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखिए। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमने क्या कर दिया कि इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन कर दिया, और ये इक्वेशंस आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, जिस इक्वेशंस को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशंस है ये। और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसको कहते हैं? आपको बताया गया होगा कि जब किसी मीडियम में अगर वेव आपका मूव कर रहा हो और उस मीडियम के पार्टिकल्स अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस में वाइब्रेट करते हैं तो उस वेव का नाम रखा गया था प्लेन सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव रखा गया था। और सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जब इक्वेशन डिराइव किया गया था तो आपको ये इक्वेशंस मिला था, वहां पर वाई लिखा गया था। तो वहां पर तो हमने एक्स और वाई के रूप में लेकर चले थे, लेकिन यहां पर हमको लेकर के जाना है किसके रूप में? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में दिया है, इसीलिए इक्वेशंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिख दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो हमने इक्वेशंस लिखा है ये रियल में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशंस है, और हम इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करा दे रहे हैं। जब कंपैरिजन करा दिया तो यहां पर E0 है, यहां पर E0 की जगह 30 है। यहां पर E0 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पर E0 की जगह 30 दिया है। कंपैरिजन करा देंगे तो आपको मिल जाएगा E0 इज इक्वल टू 30 वोल्ट पर मीटर। पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 300 पाई है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट जब आप लेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू 300 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 लेमडा इज इक्वल टू 2 होगा, तो लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो 2/300 होगा। हम इसको 2 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। हम 2 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.666 आएगा, और 10 के पावर 2 अगर ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम जो है डेसिमल को 1 डिजिट आगे ले जा रहे हैं। तो याद रखिए, डेसिमल को लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जितने डिजिट आगे आप बढ़ाते हैं पावर में, उतना आप माइनस कर देंगे डिजिट को। तो हमने 1 डिजिट यहां से डेसिमल को आगे बढ़ाए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, इसीलिए पावर में हमने 1 डिजिट माइनस कर दिया। तो -2 में जब 1 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, और डेसिमल आपका यहां आ गया तो ये हो गया 6.66 इंटू 10 के पावर -3 मीटर, जिसको हम राउंड अप करेंगे तो लिखेंगे 6.7 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन से वेवलेंथ का वैल्यू निकाल दिया, जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है तो आप ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखिए। तो देखिए उसको किस तरीके से आप लिखेंगे। आपने स्टडी किया है C इज इक्वल टू E0/B0, the ratio between electric field to the magnetic field is constant and that constant is equal to the velocity of light. C is equal to E0/B0। यहां से अगर आप B0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, तब B0 इज इक्वल टू E0/C होगा, और E0 का वैल्यू 30 है, देख लीजिए आप। E0 का वैल्यू 30 और वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 से कैंसिल करा देंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये ऊपर अगर जाएगा आपका वैल्यू तो यहां पर 10 का पावर 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो -7। सॉल्व करेंगे 10 के पावर -7, यानी B0 का वैल्यू आ गया 10 के पावर -7 टेस्ला। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो फाइंड आउट कर दिया 10 के पावर -7 टेस्ला। अब हमको इक्वेशन लिखना है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशंस।
तो आप बताइए, आपको बताया गया था जब डेफिनेशन बताया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उस समय आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ड्यू टू सुपरपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड द वेव इज प्रोड्यूस, दैट वेव propagate perpendicular direction of the both electric and magnetic field is called the electromagnetic wave। तो अब बताइए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसके परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन करेगा। तो फिर हमको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है, तो इसी इक्वेशन में जहां ई होगा वहां पर हम बी लिखना शुरू करेंगे। तो इक्वेशन जब उसका लिखेंगे आप, तो सिंपल बी की जगह पर आप ई की जगह बी कर दीजिए। ये आपका 30 है, यहां पर 30 मतलब ई जीरो है, ये ई जीरो है, तो ई जीरो की जगह हमने बी जीरो का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो ये हो गया 10 के पावर -7 साइन, अब बाकी सेम वही रहेगा आपका 2 × 10 के पावर 11 टी प्लस 300 पाई यक्स ब्रैकेट बंद। क्योंकि इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर लिखे हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखे हैं, इसीलिए इसका यूनिट आप टेस्ला लिखेंगे। तो याद रखिए, इस इक्वेशन से हमने वेवलेंथ फाइंड आउट किया, फिर इस इक्वेशन से हमने मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिख दिया, और ये इक्वेशन हो गया आपका B = 10 के पावर -7। क्योंकि यहां पर E जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये B जीरो बनेगा। तो B जीरो का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 10 के पावर -7 टेस्ला। तो हम यहां पर वैल्यू रख रहे हैं B = B जीरो, तो B जीरो की जगह 10 के पावर -7 साइन इन द ब्रैकेट, बाकी रिमेन आपका रहेगा सेम 2 × 10 के पावर 11 टी प्लस 300 पाई एक्स। तो याद रखिए, इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशन से आपको वेवलेंथ निकालना होगा। वेवलेंथ अगर निकल गया तो फिर जो है आपको जो है उस इक्वेशन से आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकालना होगा, या अगर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना होगा। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दो तरह से हमने क्वेश्चन बताया आपको। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि आपने बताइए कि हमने यहां पर वेवलेंथ निकाला था आपको, और आपको कह दिया जाए कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर पूछ दे तो क्या करेंगे आप? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं C = न्यू लेमडा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट से मूव करती है, इसीलिए C = न्यू लेमडा लिख सकते हैं, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा वेवलेंथ हो जाएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो न्यू = C/लेमडा। C का मतलब 3 × 10 के पावर 8, और लेमडा का वैल्यू आप क्वेश्चन में दिया होगा या क्वेश्चन से ले लेंगे। लेमडा के वैल्यू को पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, जिसका यूनिट आप हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो याद रखिए, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर के अंतर्गत ये 3 तरह से न्यूमेरिकल अल्टरनेट करके पूछता है। तो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम इन्हीं से रिलेटेड रहेगा, नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, या तो वेवलेंथ पूछ सकता है, या तो फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या तो फिर आपको इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन से वेवलेंथ निकालना होगा, या फिर आपको इक्वेशन बनाना होगा, या फिर आपको जो है द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी C = E/V से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इन्हीं तीनों से न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, और पूछा भी है फ्रीक्वेंटली, इसी इन्हीं 3 मेथड से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने बताया आपको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड था और जो एग्जाम में पूछता है। अब आइए हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ स्टेप बढ़े। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, किसको कहेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? पहले तो आप ये समझिए
whole range of frequency or wavelength of electromagnetic wave is arranged in an order is known as electromagnetic spectrum। देखिए यहां पर हमने डेफिनेशन नोट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको डिफरेंट जो है वेव आपको मिलती हैं, उस डिफरेंट वेव को हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के रूप में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको एडजस्ट कर दें, क्योंकि दो ही ऑर्डर होगा। यहां पर ऑर्डर वर्ड हमने यूज किया है, तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको एडजस्ट कर दे, जो स्पेक्ट्रम में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी हमको रेज मिलेंगी, निश्चित है कि वो रेज आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को में जितने भी आपको रेज मिलती हैं, अगर उनको हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रूप में आर्डर के रूप में सेट करते हैं, या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर में उसको सेट कर दे, तो उसी को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जिसका डेफिनेशन आपके सामने नोट किया गया कि होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अरेंज इन एन ऑर्डर इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन हो गया। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से आपको वेव मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाए, और उसको फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के रूप में अरेंज करना है। और इससे भी रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। कैसे पूछा है अभी आपको जस्ट बता रहे हैं आपको। देखिए पहले तो हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया? हेलो, यस सर। कोई डाउट है? हेलो नो सर। हाँ देखिए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। नो सर। आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रम है क्या? जैसे आप जानते हैं कि सन का स्पेक्ट्रम हम लेते हैं, एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है। स्पेक्ट्रोमीटर में हम सनलाइट को डाल करके जब हम स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं तो बहुत सारी लाइनें मिलती है जिनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ठीक उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं। तो जब स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के रेंज मिलती हैं, जिस रेंज को हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर दें, तो उस एडजस्टमेंट को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो हम देखते हैं अब आगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रूप में।
अब देखिए ब्लैक बोर्ड पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में हमको रेडियो वेव, माइक्रोवेव वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज ये मिलते हैं। और ये सभी रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती हैं। इनको वेवलेंथ के रूप में अरेंज कर दिया गया। ऊपर वाला जो लाइन दिखा रहे हैं हम एरो मार्क वेवलेंथ, वेवलेंथ है, और नीचे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप हर्ट्ज ले सकते हैं। इसको अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। इसका एरो मार्क ऊपर से आप देखिए, ऊपर से जो एरो मार्क मैंने दिखाया है, एरो मार्क का मतलब कि हम जो है अगर राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि सबसे वेवलेंथ आपका लो जो होगा गामा रेज का होगा, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव होगा आपका। समझ में आया? अगर नीचे से आप चलते हैं तो अगर आप यदि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए एरो मार्क, इस ध्यान से देखिए एरो मार्क हमने लगाए हैं। इसका मतलब यहां पर 10 है, यहां पर 10 के पावर 9 हो गया। यानी आपका फ्रीक्वेंसी जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। सबसे कम आपका जो है फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होगा, उससे अधिक माइक्रोवेव का, उसके बाद इंफ्रारेड का, उसके बाद विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो याद रखिए आपको माइंड में ये स्टोर करना पड़ेगा, ये आपका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। इस सीक्वेंस में अगर आप यदि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये वेवलेंथ के रूप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया है। अगर डाउन से आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में लिखा गया है। तो ये आपको लर्न बाय हार्ट करना होगा ये सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस नहीं याद होगा तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। जब कैसे पूछता है आपको हम बता रहे हैं, लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना होगा आपका। ये जो रेंज और जो आपका वेवलेंथ और रेंज जो ये निकाला गया है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा। केवल आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा कि सबसे आपका सबसे जो है हाई वेवलेंथ पर आते हैं तो सबसे हाई वेवलेंथ रेडियो वेव का, उससे आपका कम माइक्रोवेव का होगा, उससे कम इंफ्रारेड का, उसके बाद विजिबल एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आप। नीचे से अगर चलते हैं आप तो लेफ्ट से अगर राइट की तरफ आप जा रहे हैं तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग हो जाएगी। जैसे आपको लिखा गया रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इस तरह से लिखा गया। तो ये आपको सीक्वेंस, हमारे कहने का मतलब कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। इस सीक्वेंस में अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा। अगर हम डाउन से चलते हैं, अगर लेफ्ट से अगर राइट की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है लेफ्ट टू राइट डाउन में। और अप में आप चलते हैं तो लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होता जाएगा, या इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप। अगर आप अप साइड में अगर राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। अगर डाउन में आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से इस चार्ट पर जो है आपको ये देख करके बताया जा सकता है कि किसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हाई है और किसका सबसे लो है। तो डायग्राम में आप देख लीजिए, वेवलेंथ के रूप में सबसे हाई वेवलेंथ रेडियो वेव का है और सबसे लो वेवलेंथ गामा रेज का है। जबकि अगर डाउन से आते हैं फ्रीक्वेंसी के रूप में आते हैं तो सबसे लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रेडियो वेव का और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा गामा रेज का हो जाएगा। ओके, तो ये रेंज आपको याद रखना होगा। नहीं याद रखेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर। आपको क्वेश्चन में दे दिया गया एक्सरेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव। और इसको सेट करना है असेंडिंग ऑर्डर
इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां से देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, आपको कुछ रेंज दिया गया है, जैसे आपका यहाँ एक्स रेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, ये आपको रेंज का दे दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, और आपसे पूछ दिया गया कि इस रेंज को असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर के टर्म में इसको अरेंज करिए। अब इसको अरेंज करने के लिए इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। इस टेबल को देखिए और इस टेबल से आप आंसर लिख सकते हैं आसानी से। हमने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी के रूप में हम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में, और हमको फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि कंटिन्यूअस जो है लो से हाई की तरफ हम जाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में इस रेंज को लिखने के लिए सबसे पहले देखिए कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे लो है। एक्स रेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव में सबसे लो फ्रीक्वेंसी किसका होगा? तो रेडियो वेव। तो सबसे पहले रेडियो वेव आप लिखेंगे। रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव आता है, तो माइक्रोवेव इसमें दिया हुआ है, तो माइक्रोवेव आप लिख दीजिए यहां पर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंफ्रारेड का नाम नहीं दिया, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आगे आता है विजिबल, विजिबल भी इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसको भी छोड़िए, आगे बढ़िए। अल्ट्रावायलेट, क्वेश्चन में आपको अल्ट्रावायलेट दिया हुआ है, तो इसके बाद आ जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट। उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्ट्रावायलेट के बाद हो गया आपका वन, हाँ एक्स रेज। तो अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज आता है, तो इसके बाद आप लिखेंगे एक्स रेज। तो याद रखिए, अगर ये सीक्वेंस याद है आपको, तो इस सीक्वेंस पर आसानी से इस क्वेश्चन को सेट कर देंगे आप, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में जो है इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 3, 4 या 5 आपको रेंज दे देगा और कह देगा कि इस रेंज को या तो फ्रीक्वेंसी के रूप में अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, या तो फिर वेवलेंथ के रूप में इनक्रीज सेट कर दीजिए। तो सेट करने के लिए क्या याद रखना होगा आपको? ये सीक्वेंस याद रखना होगा। अगर ये सीक्वेंस याद नहीं है आपको, तो फिर जो है आप ये आंसर लिखने में गलती कर देंगे। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। स्पेक्ट्रम पर कंफर्म है कि आप आंसर पेपर उठा के देखेंगे, आप आंसर पेपर में आपको एक क्वेश्चन जो है इस रेंज से पूछता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप सेट करिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए। तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए फिर हमको ये सिस्टमेटिक मैनर में जो इसको सेट किया गया है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेट किया गया है, इसको याद रखना होगा। केवल ये टेबल याद रखते हैं कि, क्योंकि ये याद रखना आपको दिक्कत है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूप में इसको लिख दिया गया है कि यहाँ पर 10 के पावर 8 से बाद 10 के पावर -1 आ गया। इसका मतलब कि हाई 10 के पावर 8 है और 10 के पावर -1, इससे आपका लो हो गया। इससे क्या हो गया? लो हो गया। फिर 10 के पावर -1 से लो 10 के पावर -3 हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हम लेफ्ट से अगर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं अप साइड में, तो वेवलेंथ डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर अप साइड में हम अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव